एरिस्टोटल के बाद नाम आता है टॉलमी का, जो 127 से लेकर 141 एडी तक अपने रिसर्चों में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। एरिस्टोटल के बाद टॉलमी ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो लगभग एरिस्टोटल के ही कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता था। टॉलमी अपने समय के एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोनॉमर और बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक अल्मागेस्ट में पृथ्वी को जियोसेंट्रिक माना, अर्थात पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सभी के सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र यानी कि जितने भी हेवनलीज बॉडीज हैं ये सब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और यह परिक्रमा पथ सर्कुलर है। टोलमी ने अपने इस सिद्धांत का गणितीय रूप में भी व्याख्या किया और बताया कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर है। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और स्थिर है। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र हैं वो अपने कक्ष पर एक छोटे वृत्त पर परिक्रमा कर रहे हैं और ये सारे के सारे एक बड़े वृत्त पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कि सभी के सभी हेवनलीज बॉडीज जो हैं, चाहे वो ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो या चाहे नक्षत्र हो, वो सब अपने अपने जगह पर रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा सिस्टम अर्थ को रोटेट कर रहा है। तो इस तरीके से टोलमी ने अपना सिद्धांत जो है बताया। के बाद समय आता है कोपरनिकस का। कोपरनिकस ने अपने सिद्धांतों के दम पर टोलमी के द्वारा दिए गए सिद्धांतों की पूरी दिशा ही बदल दी। टोलमी ने जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को दिया था, यानी कि टोलमी के अनुसार पूरे के पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है और सारे के सारा ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र जो है इसकी परिक्रमा कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। लेकिन कोपरनिकस ने इस पूरे सिद्धांत को ही पलट कर रख दिया। इन्होंने बताया कि पृथ्वी की जगह सूर्य पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सभी के सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र एक सर्कुलर ऑर्बिट में इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो कोपरनिकस का ये जो सिद्धांत था वो बिल्कुल टोलमी का एकदम ऑपोजिट कहा जा सकता है। लेकिन कॉमन इतना ही था कि उन्होंने भी इसे सर्कुलर ऑर्बिट में ही रोटेट करने की बात कही थी और कोपरनिकस ने भी सर्कुलर ऑर्बिट में ही रोटेट करने की बात कही थी। तो दोनों का ये मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था। कोपरनिकस के बाद का समय आता है डेनिस नोवेलमैन टाइको ब्राहे का, जिन्होंने 1546 से लेकर 1601 तक के बीच में उन्होंने काफी सारे रिसर्च किए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 1000 से अधिक ग्रहों के ऊपर जो है ना रिसर्च किया था, जो उस समय के एक सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ी रिसर्च मानी जा सकती है। तो टाइको ब्राहे अपने समय के एक बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। टाइको ब्राहे ने कोपरनिकस के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को यानी उनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट को गलत माना और उसे करेक्ट करते हुए बताया कि यह ठीक है कि सूर्य केंद्र में स्थित है और सभी के सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यह परिक्रमण पथ सर्कुलर ना होकर इलिप्टिकल होगा। अर्थात सभी के सभी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र सूर्य के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पथ में परिक्रमण करते रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया, जो कि बिल्कुल ही कोपरनिकस के सिद्धांत को एक अलग ही मोड़ दे देता है।
टोलेमी और कोपरनिकस के सिद्धांतों के बीच में इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि सूर्य और चंद्रमा स्थिर पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करते रहते हैं, जबकि बाद बाकी ग्रह यानी कि बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये सभी के सभी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही एक अलग सा कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को आगे चलकर इनके ही एक शिष्य केपलर ने करेक्ट किया। केपलर कोई और नहीं बल्कि टोइको ब्राहे के ही शिष्य थे और टोइको ब्राहे के द्वारा दिए गए सिद्धांत को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। टोइको ब्राहे के द्वारा दिए गए सिद्धांत का एक गणितीय रूप केपलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। केपलर ने गति से संबंधित अपने 3 नियम को प्रस्तुत किया। ग्रहों की गति के संबंध में इन्होंने अपने 3 नियम को प्रस्तुत किया और ये तीनों नियम आगे चलकर केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन के नाम से प्रसिद्ध हुए। केपलर ने अपने पहले लॉज में बताया कि अर्थ एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज इट्स एज फोकस, यानी कि पृथ्वी और जितने भी सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं इलिप्टिकल पथ में, लेकिन सूर्य केंद्र में स्थित ना होकर फोकस पे स्थित होता है, यानी इस इलिप्स के फोकस पे स्थित होता है। ये इलिप्स है और इस इलिप्स का ये सेंटर है, तो सेंटर पर ना स्थित होकर ये क्या फोकस पे स्थित है। मोशन से संबंधित अपने नियम में केपलर ने अपना सेकेंड नियम कुछ इस प्रकार से बताया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन द मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज नॉट सेम, इट चेंज विथ द डिस्टेंस बट at the same time at the same instant the aerial velocity remain constant। मतलब ये होता है कि जब कोई प्लेनेट चाहे अर्थ इलिप्टिकल पथ में रिवॉल्व करती है उस समय उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, उसकी मोशन एक जैसा नहीं रहता है। कभी मोशन इंक्रीज करता है तो कभी मोशन डिक्रीज करता है और ये मोशन उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ मोशन कम हो जाता है, लेकिन इस दौरान एक चीज है जो पूरे के पूरे रिवोल्यूशन में कांस्टेंट बना रहता है और वो है एरियल वेलोसिटी। और एरियल वेलोसिटी यानी कि टोटल एरिया ट्रेसेस आउट बाय द प्लेनेट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि रिवोल्यूशन के समय प्लेनेट या अर्थ के द्वारा सपोज कीजिए कि dt टाइम में डी एरिया कवर्ड किया गया है, जिसका मतलब हुआ कि वो आने वाले dt टाइम में वो डी एरिया ही कवर करेगी, यानी कि इक्वल एरिया ट्रेसेस आउट बाय द प्लेनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स एरियल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी यहां पे चेंज नहीं करेगा, वो यहां पे कांस्टेंट बना रहेगा। केपलर्स ने अपने थर्ड लॉ में रिवोल्यूशन के टाइम पीरियड को लेकर एक लॉ दिया और बताया कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट राउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। इमेजिन कीजिए कि ये एक इलिप्स है, इस इलिप्स का ये वाला जो एक्सिस होता है वो मेजर एक्सिस होता है और ये जो एक्सिस होता है ये माइनर एक्सिस होता है।
इस मेजर एक्सिस का ये सेंटर से लेके हाफ डिस्टेंस को सेमी मेजर एक्सिस कहा जाता है और सेंटर से लेकर माइनर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस को सेमी माइनर एक्सिस कहा जाता है। तो यानी कि इस समय में जो रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर जो है इसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ये लॉ कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो का साइंस के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। वैसे आपको टेलीस्कोप याद होगा, गैलीलियो की ये एक खोज हर किसी को याद होगा। गैलीलियो का जो टेलीस्कोप था वो किसी भी ऑब्जेक्ट का 30 टाइम्स जूमिंग करके दिखा सकता था। यानी कि आप इमेजिन कर लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका डबल कीजिए तो यहां आता है 4 टाइम्स कीजिए, यहां आता है 8 टाइम कीजिए, और बड़ा होगा 16 टाइम कीजिए। ऐसे ऐसे करते समझिए कि ये किसी ऑब्जेक्ट का 30 टाइम्स जूमिंग कर सकता था। यही कारण था कि गैलीलियो के द्वारा बनाया गया टेलीस्कोप ग्रहों की स्थिति को समझने के लिए एक बहुत ही बेस्ट टेलीस्कोप माना जाता था। गैलीलियो ने अपने लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी में बताया कि सभी वस्तुएं सेम एसोलेशन से एसोलेट करती हैं, जो एरिस्टोटल के द्वारा बताए गए नियम का खंडन करता है। एरिस्टोटल ने बताया था कि किसी वस्तु का जो वेग होता है, स्पीड जो होता है, वो उसके वेट और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। गैलीलियो ने एरिस्टोटल के नेचुरल रेस्ट शब्द का खंडन किया और बताया कि सभी वस्तुएं गतिमान हैं। गैलीलियो के अनुसार वेलोसिटी विथ 0 मैग्नीट्यूड ही रेस्ट है। गैलीलियो ने मोशन के संबंध में इनर्शिया शब्द का उल्लेख किया। इनर्शिया यानी जड़त्व। इनर्शिया किसी बॉडी की वह अवस्था है, इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में बनी रहती है, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या चाहेगी? वो हमेशा रेस्ट में ही बना रहना चाहेगी। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो फिर गति में ही बना रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाहर से बल लगाकर उसे गतिमान न किया जाए। यानी कि इनर्शिया किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वह अपनी अवस्था में बना रहना चाहती है या फिर अपनी अवस्था को बनाए रखती है। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ ए बॉडी टेंड्स टू बी रेस्ट और in the state of motion।